जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। आज की इस एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा अध्याय है सत्य के प्रयोग, जो आत्मकथा का अंश है, जिसके लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने सत्याग्रह अर्थात सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटानिया हुकूमत के अत्याचारों के प्रतिकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सत्याग्रह की नींव अहिंसा सिद्धांत पर आधारित थी। आज पूरा संसार उन्हें महात्मा गांधी नाम से जानता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। देश में प्रतिवर्ष उनका जन्म दिवस गांधी जयंती और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका निधन 30 जनवरी 1948 में हुआ। तो ये इनका संक्षिप्त परिचय है विद्यार्थियों। पाठ परिचय की बात करें तो इस पुस्तक में महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित कुछ अंशों का संकलन है। पाठ का सभ्य पोशाक में अंश यहाँ विद्या से परे रहकर विद्यार्थी बनने की सलाह देता है। वहीं बलवान से भिड़ंत में अन्याय की हिम्मत बनती है। आत्मशिक्षा हमें संयम और आत्मनिर्माण के लिए प्रेरित करती है। शांति निकेतन अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत संस्कार, सहयोग एवं समरसता से साक्षात्कार कराया है। तो खादी का जन्म में स्वावलंबन एवं स्वदेशी की महत्ता उजागर की है। इस प्रकार गांधी जी की आत्मकथा हमें सात्विक एवं सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। विद्यार्थियों, इस पाठ के अंदर गांधी जी की आत्मकथा के अलग अलग अंश संकलित किए गए हैं, जिसमें पहला अंश है सभ्य पोशाक में। सभ्य पोशाक में उनके विद्यार्थी जीवन की घटनाक्रम को लिया गया है। जब वो विलायत में पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ वो दूसरे ही तरह से विचार करने लगे या दूसरी तरह से सोचने लगे। साधारण विद्यार्थियों की तरह उनके मन में भी ये विचार आया कि वो भी उन अंग्रेज लोगों की तरह सभ्य बनकर रहे, और अगर वो उनके जैसा नहीं बनेगा तो सभ्य नहीं दिखेगा, उनके जैसा खान पान, उनके जैसा पहनावा नहीं होगा तो वो सभ्य नहीं कहला पाएगा। इसलिए उन्होंने तरह तरह के तरीके अपनाए। क्या क्या उन्होंने किया वो इस अंश में हम पढ़ेंगे। अनाहार पर मेरी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। साल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ डाली। उनमें हार्वर्ड विलियम की आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों का आहार का और आहार विषयक उनके विचारों का वर्णन किया गया है। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि की उसने केवल अनाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। तो एक पुस्तक गांधी जी को मिली है, आहार नीति, जिसका नाम है और जिसके लेखक हैं हार्वर्ड विलियम्स। उस पुस्तक के अंदर विद्यार्थियों, जो पुराने समय में बड़े बड़े महात्मा अवतारी पुरुष थे, उनकी आहार नीति कैसी थी, क्या खाते थे, क्या पीते थे, वो सारी जानकारी उसमें दी गई है। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार नीति की रीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विधि लेखों ने भी मुझे अधिक सहायता मिली। तो अनेक पुस्तकें इन्होंने पढ़ी, अनेक तरह के लेख इन्होंने पढ़े, और इससे इनको अपने अनाहारी बनने के लिए या कैसा आहार करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, उस संबंध में बहुत गांधी जी को फ़ायदा मिला। केवल आहार के हेर फेर से ही रोगी के निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे। जो लेखक हैं डॉक्टर एलिसन, वो कोई व्यक्ति यदि बीमार है तो उसके आहार में परिवर्तन करके ही उसे निरोग करने का समर्थन करते थे, और ऐसे वो कई सारे प्रयोग कर चुके थे। एलिसन स्वयं अनाहारी थे और बीमारों को केवल अनाहार ही करने की सलाह देते थे। अनाहार यानी अन्न का आहार, कोई भी दूसरी अन्य चीज़ें न खाई जाए, मांस, मछली, अंडा इत्यादि ये सारा बंद करके केवल अन्न का आहार किया जाए।
लेकिन विद्यार्थियों, उस समय संपूर्ण यूरोप में ये प्रचलित था कि यदि कोई व्यक्ति अंडा नहीं खाता, मांस नहीं खाता, तो वो असभ्य कहलाता है, उसमें ताकत नहीं आती, उसमें बुद्धि नहीं आती है और वो बेवकूफ़ बना रह जाता है। तो ये बात वहाँ प्रचलित थी। गांधी जी भी सभ्य बनना चाहते थे, लेकिन वो मांस मछली इत्यादि नहीं खा सकते थे। तो बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन इन्होंने किया कि क्या सही है और क्या गलत है। इन पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। आरंभ के इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी। शुरू में गांधी जी इसलिए अनाहार करते थे कि वो आरोग्य या निरोगी बने रहें, लेकिन बाद में इसमें धार्मिक नीति भी प्रमुख हो गई, अर्थात धर्म से इस बात को जोड़ दिया गया, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो अनाहार की बात ही करता है, अनाहार ही लेने के लिए कहता है, मांसाहार की बात नहीं करता है। इस बीच मेरे मित्र को मेरी चिंता बनी रही। उन्होंने प्रेमवश यह माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा, यही नहीं बल्कि मैं बेवकूफ़ बना रहूंगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के समाज में घुल मिल ही न सकूंगा। वे जानते थे कि मैं अनाहार विषय पुस्तकें पढ़ता हूँ। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊंगा, प्रयोगों से मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे जो करना है उसे भूल जाऊंगा और पोथी पंडित बन बैठूंगा। तो ये कई सारी बातें उनके मित्र सोचते थे गांधी जी के बारे में, लेकिन गांधी जी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता दिया, अर्थात बुलाया, अपने साथ आमंत्रित किया। वहाँ जाने से पहले उन्होंने मुझे हॉबर्न भोजन गृह में भोजन करना था। मेरी दृष्टि में यह गृह एक महल था, तो भोजनालय था, एक बड़ा सा होटल था, महल के समान था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ऐसे गृह में जाने का मेरा यह पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, क्योंकि मानना होगा कि वहाँ मैं बेहोशी की हालत में था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे थे। मित्र ने पहली प्लेट मंगवाई, वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ, मित्र से क्या पूछता। मैंने उस तो परोसने वाले को अपने पास बुलाया। मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे पूछा, क्या है? मैंने धीरे से संकोच पूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं। तो मांसाहार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उस परोसने वाले वेटर से ही पूछ लिया कि आप बताइए सूप में क्या है। और उनके मित्र को ये बात बड़ी अजीब लगी और उन्हें बुरा भी लगा। ऐसे गृह में यह जंगलीपन नहीं चलता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी है तो तुम्हें बाहर किसी छोटे मोटे भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो। तो मित्र को क्रोध आया और वो कहते हैं, आप बाहर ही किसी दूसरे भोजन घर में खा लो, यहाँ ऐसे जो मूर्खों जैसी बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। गांधी जी बड़े खुश हो गए कि उन्हें मांस नहीं खाना पड़ेगा और वो अपनी मर्जी से कोई अनाहार वाला भोजनालय ढूंढ लेंगे। एक अनाहार वाला भोजन गृह था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझ न पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। नाटक देखने गए मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से न निकाला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या। अब उस भोजन से संबंधित कोई भी जिक्र उन्होंने नाटक देखने के दौरान या बाद में नहीं किया। लेकिन यह हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था। दोस्ती में जो आपसी प्रेम के कारण जो झगड़े होते हैं छोटे छोटे, वो अंतिम ऐसा युद्ध था। न उसमें कटुता आई, तो दोनों का जो दोस्ती का संबंध था वह बरकरार रहा। दोस्ती में कोई किसी प्रकार की कटुता नहीं आई। उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। इस कारण विचार और आचार की भिन्नता में रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। पर मैंने सोचा कि इससे क्या उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा। अब लेखक ने अपने मन में सोच लिया कि मेरा मित्र सोचता है अगर मैं अनाहार करूँगा, मांस नहीं खाऊँगा, तो जंगली रह जाऊँगा। लेकिन लेखक कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि मैंने निश्चय कर लिया कि मैं जंगली नहीं रहूँगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूँगा और दूसरे प्रकार के समाज में समरस होने योग्य बनकर अनाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूँगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपने सामर्थ्य से परे एक छिछला रास्ता अपनाया।
मतलब एक छोटा या शॉर्टकट या कहें जो उचित नहीं है, अनुचित रास्ता इन्होंने अपना लिया, छिछला रास्ता अपनाया। विलायती होने पर भी मुंबई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा न देंगे, इस विचार से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर से कपड़े सिलवाए। अब कौन कौन से रास्ते सभ्य बनने के लिए इन्होंने अपनाए, क्या क्या काम किए, वो सारे यहाँ गांधी जी लिख रहे हैं उन्होंने क्या क्या किया। तो विद्यार्थी इन्होंने कई सारे काम किए। बम्बई में इन्होंने कपड़े सिलवाए थे, लेकिन वो शायद अंग्रेज़ों के समाज में ठीक न लगे, इसलिए उन्होंने उन्हें आर्मी और नेवी स्टोर से और कपड़े सिलवाए। 19 शिलिंग उस समय बहुत बड़ी कीमत थी। 19 शिलिंग की चिमनी टोपी सिर पर पहनी, तो बड़ी सी चिमनी की तरह वो दिखने वाली टोपी थी, वो इन्होंने खरीदी, उसे भी पहना। संतोष न हुआ तो बॉन्ड स्ट्रीट में जहाँ शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे 10 पौंड पर बत्ती रखकर शाम की पोशाक सिलवाई। शाम को पहनने के लिए अलग से एक ड्रेस बनवाई, 10 पौंड की कीमत दी, बत्ती रखकर मतलब जैसे उन्हें 10 पौंड की रकम को उन्होंने आग लगा दी हो। भोले और बादशाही दिल वाले बड़े भाइयों से मैंने जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चैन मंगवाई और वह मिल भी गई। बंधी बधाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार न था, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था, पर यहाँ तो बड़े आईनों के सामने खड़े हो रहकर ठीक से टाई बांधने में और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज लगभग 10 मिनट तो बर्बाद होते ही थे। ये जो समय उन्होंने बर्बाद किया था बाल बनाने और टाई बांधने के लिए, वो टाई बांधना भी उन्होंने सीखा बड़े से आईने के, आदम कद आईने के सामने खड़े होकर के टाई बांधना, बाल ठीक करना, ये सब वहाँ विलायत में मशहूर था, वहाँ सब लोग ऐसा करते थे। इसलिए उन लोगों में घुलने मिलने के लिए गांधी जी भी ऐसा ही करते थे और इसमें लगभग वो 10 मिनट का समय भी बर्बाद करते थे। बाल मुलायम नहीं थे, गांधी जी के बाल मुलायम नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुझे रख मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश के साथ रोज लड़ाई चलती थी और टोपी पहनते या निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित करने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती ही रहती थी। तो वहाँ के सब अंग्रेज लोग इसी तरह से बार बार अपने बालों में हाथ फिराते थे, बालों को ठीक करते थे, तो ये आदत गांधी जी को भी लग चुकी थी विद्यार्थियों। पर इतनी टीम टाम ही काफ़ी नहीं थी, अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जा सकता है। मैंने सभ्यता के कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और मैं उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा थी और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया, एक कक्षा में भर्ती हुआ, एक सत्र के करीब 3 पौंड जमा किए, कोई 3 हफ्ते में करीब 6 सबक सीखे होंगे। पैर ठीक से तालबद्ध पड़ते न थे, पियानो बजता था पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में न आता था। 1 2 3 चलता पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता था, जो मेरे लिए अगम्य था। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय, गाय। बाबा जी का परिवार बढ़ता गया, उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ा। तो विद्यार्थियों, इस तरह से अनेकानेक काम इन्होंने सभ्य बनने के लिए किए। जिस तरह से जिस उम्र में आप हो उसी उम्र में उससे कुछ बड़े गांधी जी उस समय रहे होंगे जिस समय वो विलायत गए, और उन्हें भी आप लोगों की तरह ही इस तरह के बड़े शौक थे, बार बार बालों में हाथ फिराना और किसी तरह से बड़ा आकर्षक दिखना। तो इन्होंने भी कई वो रास्ते अपनाए जो आज की आपकी पीढ़ी है, आपकी है, हम उम्र के जो विद्यार्थी हैं वो करते हैं, उसी तरह से उन्होंने भी उस समय किया। लेकिन विद्यार्थियों, गांधी जी को बड़ी जल्दी ही ये बात समझ में आ गई कि वो जिस रास्ते चल रहे हैं वो उनका रास्ता नहीं है, वो उनका उद्देश्य नहीं है। तो इस पाठ को यहाँ संकलित करने का उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों को ये बात समझाई जा सके कि आपका सही उद्देश्य क्या है। तो विद्यार्थियों, अभी तक और भी सभ्य बनने के लिए और भी कई काम उन्होंने किया है। उन्होंने और ये किया
कि उन्होंने वायलिन बजाना सीख लूँ ये सोचा तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पौंड वायलिन खरीदने में गवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा, उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही। बेल की स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी, पीठ का एक भाषण शुरू किया। इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई, मैं जागा। अर्थात ये इतने सारे काम गांधी जी ने कर लिए, लेकिन विद्यार्थियों फिर भी ये सभ्य नहीं बन रहे थे, इन्हें भी संतुष्टि नहीं थी। और अंततः हुआ क्या कि जिन बेल साहब की इन्होंने पुस्तक खरीदी थी, उन बेल साहब ने इनके कान में घंटी बजाई, अर्थात उन्होंने इनको जगाया, उन्होंने इनको समझाया कि इस तरह से तुम सभ्य नहीं बन सकते हो। तब गांधी जी ने सोचा कि मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण करना सीख कर मैं क्या करूँगा, नाच नाच कर सभ्य कैसे बनूंगा, वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए, मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊँगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिए। अब उन्हें बड़ी शीघ्रता से ये बात समझ में आ गई जब बेल साहब ने उन्हें समझाया कि ये सब तुम्हारे काम की चीज़ें नहीं है, तो वो समझ गए कि मैं विद्यार्थी हूँ और मेरा काम विद्याधन अर्जित करना है, ये सारे काम तो बेकार के हैं और मेरे अंदर सहिष्णुता है, समझदारी है, सज्जनता है, उसी से अगर मैं सभ्य कहलाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये वो समझ गए थे और ये बात विद्यार्थियों हमें भी समझ लेनी चाहिए कि हमारे लिए क्या उचित है और हमारा उद्देश्य क्या है। इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त आशय के उद्गारों वाला एक पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया। अब उन्होंने एक पत्र भेज दिया, जो ऊपर उन्होंने बात की थी भी मैं कैसे सभ्य हो सकता हूँ और कैसे नहीं, वो वाली बात लिख करके उन्होंने अपने भाषण शिक्षक के पास भेजी। उसमें मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा और उसे जिस दाम में वह बिके बेच डालने की इजाज़त दे दी। उनके बाद कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था, इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्हें पसंद की। तो जो नृत्य शिक्षिका थी उनको भी इनका ये सुझाव या ये बात विचार पसंद आया कि नाचने से वो सभ्य नहीं हो सकते हैं। सभ्य बनने की मेरी यह सनक लगभग 3 महीने चली होगी। पोशाक की टीम टाम तो बरसों चली। तो सभ्य बनने की ये जो सारे कारनामे थे, ये 3 महीने तक इन्होंने ये सारे काम करे, लेकिन एक अच्छी सुंदर पोशाक पहनने की जो इनकी इच्छा थी वो कई वर्षों तक बनी रही और ये हमेशा एक सुंदर अच्छी ड्रेस पहनते थे। पर अब मैं विद्यार्थी बना, अब लेकिन इन्हें बात समझ में आ चुकी है, बाकी सारे काम इन्होंने छोड़ दिए। तो विद्यार्थियों, ये था इनका इस आत्मकथा का एक अंश जो हमने अभी पढ़ा सभ्य पोशाक में। इसके माध्यम से गांधी जी के माध्यम से हमें ये शिक्षा दी गई है, संदेश दिया गया है कि हमें भी अपने जीवन में विद्याधन अर्जित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। बाकी ऊपर की टीम टाम है, उससे हम किसी भी तरह से सभ्य नहीं बन सकते हैं। दूसरा इसका अंश है बलवान से भिड़ंत। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे उस समय की घटना का यहाँ जिक्र किया गया है विद्यार्थियों। अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटें। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहानिसबर्ग में था। मैं यह देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी, चीनी आदि रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। तो वहाँ अफ्रीका में जो भारत, चीन और दूसरे देशों के लोग रहते थे, उनके अधिकारों का वहाँ कोई रक्षण नहीं होता था। सबसे बड़ा थाना जोहानिसबर्ग में था, लेकिन सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। और वो भी एशियाई लोगों के अधिकारों के लिए वो थाना विशेषतया बनाया गया था, तो भी वहाँ अधिकारों की रक्षा नहीं की जा रही थी। मेरे पास रोज़ शिकायतें आती, हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100 पाउंड देकर चले आ रहे हैं, इस का इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो ये कुछ पत्र, ये कुछ शिकायतें गांधी जी के पास वहाँ के जो भारतीय लोग या चीनी एशियाई मूल के लोग रहते थे वो करते थे। मेरी भी यही भावना थी, यदि यह सड़ांध दूर न हो तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ माना जाएगा। तो ट्रांसवाल में गांधी जी निवास कर रहे थे। वो सोचते हैं अगर मैंने इस चीज़ को, समस्या को दूर नहीं किया तो मेरा बसना, यहाँ रहना बेकार है। मैं प्रमाण जुटाने लगा। जब मेरे पास प्रमाणों का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं
पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की प्रवृत्ति है। कमिश्नर के पास गांधी जी गए। सोचा कि वो कमिश्नर है, उसमें कुछ दया भाव होगा, लेकिन ऐसा शायद नहीं हुआ। पढ़ते हैं आगे, तब पता चलेगा विद्यार्थियों। बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा। तो पुलिस अधिकारी ने गांधी जी को ही प्रमाण उपस्थित करने के लिए कह दिया। गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए। उसे विश्वास हो गया, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना मुश्किल है। पुलिस अधिकारी ने तो इनकी बात सुन ली, लेकिन वो पुलिस अधिकारी भी जानता था और गांधी जी भी जानते थे कि वहाँ के जो न्यायाधीश हैं वो गोरे हैं, अर्थात अंग्रेज लोग हैं, और वो अपनी ही जात बिरादरी अर्थात गोरे लोगों के विरुद्ध कभी भी दंड का प्रावधान नहीं करेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों, दक्षिण अफ्रीका में उस समय रंग भेद नीति बड़े जोरों पर थी। गोरे और काले लोगों में बड़ा भेदभाव किया जाता था। गोरे लोगों को सब अधिकार थे, काले लोगों को किसी तरह का अधिकार नहीं था। और हम भी अर्थात केवल अंग्रेज जाति को, यूरोपीय लोगों को छोड़कर बाकी दुनिया में सब लोग काले लोगों में गिने जाते हैं, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं। तो विद्यार्थियों, अब उसके बाद फिर हम प्रयत्न तो करें। ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे, इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी उचित नहीं है, इसीलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा। तो गांधी जी ने सोच लिया कि जूरी जो है, जो न्याय करने वाला जो पैनल है, वो उन्हें छोड़ देगा। तो ऐसा सोचकर हम पकड़वाएं ही नहीं तो ये तो ज़्यादा गलत है। छोड़ देगा वो बाद की बात है, लेकिन एक बार पकड़वाया जाए। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं रखूँगा। अब गांधी जी ने कर लिया है पूरा निश्चय कि कोई कसर वो अपनी मेहनत में नहीं रखेंगे। मुझे तो विश्वास था ही, दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमज़ोर प्रमाण था। 2 के बारे में कोई संदेह नहीं था, अतएव 2 के नाम वारंट निकले। अब उन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहा तो 2 लोगों के विरुद्ध अदालत ने वारंट जारी कर दिए हैं। मेरा आना जाना छिपा रह ही नहीं सकता। कई सारे लोग देखते थे कि मैं प्राय प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ। इन 2 अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही, वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुँचाते थे। अब एक तरफ गांधी जी हैं, वो पुलिस कमिश्नर से मिले, और दूसरी तरफ जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत हुई थी उनके जासूस गांधी जी पर नज़र रख रहे थे। मुझे ये कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद न होती तो ये अधिकारी पकड़े ही न जाते। इन 2 में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वाया। मुकदमा चला, प्रमाण भी मजबूत थे और एक के तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंच चुका था, फिर भी दोनों छूट गए। तो देखिए विद्यार्थियों कि किस तरह से वहाँ भेदभाव किया जाता था। सारी तरह के प्रमाण थे, लेकिन उसके बाद भी जूरी ने उनको छोड़ दिया। मुझे बड़ी निराशा हुई। पुलिस कमिश्नर ने भी दुख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि हो गई। बुद्धि का प्रयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी कि वो अपराधी लोग थे किस तरह से अपने अपराध को छिपाने के लिए अपनी बुद्धि का, अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर रहे थे। दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख नहीं सकी। दोनों बर्खास्त हो गए और एशियाई विभाग कुछ साफ हुआ। लेकिन विद्यार्थियों, एक बड़ा अच्छा काम हो गया कि सरकार ने उन्हें पुनः नौकरी पर नहीं रखा, बल्कि नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि उनका नाम इतना खराब हो चुका था। अब हिंदुस्तानियों को धीरज बंधा और उनकी हिम्मत भी बढ़ी। इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई, मेरे धंधे में भी वृद्धि हुई। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पाउंड हर महीने रिश्वत में जाते थे, उनमें बहुत कुछ बचत हुई। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची। कि वहाँ रिश्वतखोरी चलती थी, वो रिश्वतखोरी अब कुछ कम हो गई थी। बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे, पर कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक थे वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। मैं कह सकता हूँ इन अपराधियों के इतने अधम होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी न था। गांधी जी कहते हैं कि वो अपराधी थे, अधम थे, बहुत बड़े
पापी थे वो, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में उनके प्रति कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई शत्रुता का भाव नहीं था। उन्होंने सब लोगों के लिए बुरा किया, इसलिए उनके विरुद्ध मुकदमा किया गया, अन्यथा उनके प्रति मेरे मन में कोई बुराई नहीं थी। मेरे इस स्वभाव को वे जानते थे और जब उनकी कंगाल हालत में मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की। यदि मेरा विरोध न हो तो उन्हें जोहानिसबर्ग की म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी मिल सकती थी। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलवाने में मदद करना मंजूर कर लिया। उन्हें नौकरी मिल भी गई। तो वो जो बर्खास्त हुए थे, अब उनको नौकरी चाहिए थी, इसलिए म्यूनिसिपैलिटी में, नगर परिषद जो स्थानीय स्वशासन है, वहाँ उनको नौकरी मिल रही थी। लेकिन ये था कि अगर गांधी जी विरोध कर देंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, और यदि विरोध नहीं करेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। तो गांधी जी ने उनकी मदद की नौकरी दिलवाने में। मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि जिन गोरों के संपर्क में माया, वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे, और यद्यपि उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था। तो गोरे लोग उन गांधी जी के संपर्क में आए, वो गांधी जी से भयभीत नहीं हो रहे थे, लेकिन गांधी जी फिर भी जब उनका विभाग, गोरे लोगों का विभाग कोई गड़बड़ करता तो उसका विरोध वो अवश्य करते थे। तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था। मैंने उस समय ठीक से जानता न था, यह तो वह बाद में समझने लगा कि ऐसे बर्ताव से सत्यता की जड़ मौजूद है और यह अहिंसा का एक विशेष अंग है। गांधी जी कहते हैं ये अहिंसा का एक विशेष अंग है। इस तरह का व्यवहार, जो उन अपराधियों की भी सहायता उन्होंने की, तो ये बात उन्हें बाद में समझ आई। मनुष्य और उसकी काम, ये दो भिन्न वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे काम के प्रति तिरस्कार होना ही चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर अथवा दया करनी चाहिए। यह चीज़ समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी प्रकार इस संसार में विष फैलता है कि जो लोग भला काम करते हैं उसकी भलाई का आदर और सम्मान होना चाहिए, दया उस पर होनी चाहिए, और जो बुरा काम करता है उसकी बुराई का तिरस्कार या विरोध भी होना चाहिए। सत्य के शोध मूल में ऐसी अहिंसा है। मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूँ कि जब तक अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा के द्वारा ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है। मैं यह अनुभव करता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्था के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है। कि कोई एक व्यवस्था है जो बुरी है, जिसमें कुछ कमियां हैं, तो उसके विरुद्ध झगड़ना है, वो ठीक है, लेकिन व्यवस्थापक से यदि झगड़ा जाए तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्थापक है, व्यवस्था बनाने वाला है। जैसा उसे नियम कानून बताए गए हैं या जैसे नियम कानून है उसके अनुसार वो व्यवस्था करता है, इसलिए व्यवस्थापक से झगड़ा नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि हम सब एक ही कूची से रचे हुए हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान है। व्यवस्थापक में अनंत शक्तियां निहित है। व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार होने से उन शक्तियों का अनादर होता है, और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुंचती है। तो जो व्यवस्था करने वाला है उसका तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हम एक ही ईश्वर की संतान है। ऐसा गांधी जी का मानना था विद्यार्थियों। तो गांधी जी है वो पूरी तरह से इस बात से सहमत थे कि जो व्यवस्था है, जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। व्यवस्था में कमी है तो उसका विरोध करना चाहिए, व्यवस्थापक से संपर्क करके उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये था इस आत्मकथा का, इस अध्याय का पहला भाग। आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले सत्र में, जहां हम इसमें आगे के जो अंश लिए गए हैं उन अंशों को पढ़ेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इस अध्याय की पीडीएफ, प्रश्न उत्तरों की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।